हेलो वांगचन लवर, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो वीडियोस को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमने पिछले पार्ट में सुना था कि सीचान विंग को कमरे में लेकर जाने लगा। कमरे में पहुंचकर सीचान ने विंग को बेड पर बिठाया और कहा, अब तुम्हें कमज़ोर तो फील नहीं होता ना विंग? विंग कहता है, नहीं गा, अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। विंग थोड़ा उदास दिख रहा था। सीचान विंग को देखते हुए कहता है, ठीक है, पर तुम उदास मत बैठो, कुछ ही दिनों की बात है, वांग जी लौट आएगा। तुम थोड़ा सा आराम कर लो, मुझे कुछ काम है, उसे पूरा करने के बाद मैं तुमसे मिलने आऊँगा। विंग ने एक स्माइल के साथ हाँ कहा। सीचान वहाँ से चला गया। इस तरफ वांग जी और चिनान गाड़ी के अंदर कुछ बातें डिस्कस कर रहे थे। दोपहर हो चुकी थी और विंग अपने कमरे में बैठे बैठे बोर हो रहा था। तभी लिू विंग को खाने के लिए बुलाने आई। विंग बिना सवाल किए लिू के साथ जाने लगा। लिू विंग को लेकर हॉल में पहुंची। वहां पर सारे डिसाइपल और सीचान खाने के लिए बैठे थे। विंग को देखकर सारे डिसाइपल और सीचान विंग को देखने लगे। सीचान विंग से कहता है, विंग यहाँ आकर बैठो। विंग सीचान के पास जाने लगा। सारे डिसाइपल की नज़र अभी तक विंग पर थी। उन सभी को ये बात पता चल गई थी कि वो कौन है। जिस डिसाइपल ने उस रात वांग जी को विंग को ले आते हुए देखा था, उसने सारी बात इन सभी को बता दी थी, पर विंग को उन्होंने कभी पहले नहीं देखा था। और दूसरा, विंग इतना ब्यूटीफुल है कि वो लोग चाहकर भी विंग से अपनी नज़रें हटा नहीं पा रहे थे। विंग वहाँ पर बैठ गया। सभी अभी भी देख रहे थे तो विंग को थोड़ा अनकम्फर्टेबल फील होने लगा। तभी सभी को खाने के लिए कहा गया। वो चुपचाप खाने की तरफ देखते हुए खाने लगे। विंग भी चुपचाप खाना खाता है। खाना खाने के बाद सभी वहाँ से चले गए। विंग वहाँ से अपने कमरे में आ गया। शाम के वक्त सारे काम कंप्लीट कर सीचान विंग के कमरे में आया। वो दोनों बैठकर कुछ समय बातें करते हैं। तभी हिम्मत कर विंग कहता है, गगा, क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? सीचान कहता है, हाँ कहो। विंग कहता है, गगा, क्या आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर क्या चल रहा है? सीचान कहता है, नहीं विंग, मैं तुम्हें नहीं कह सकता। वांग जी ने कहा है ना कि वो तुम्हें आने के बाद सारी बात बताएगा, तो तुम थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है? विंग कहता है, ठीक है गगा। मुझे एक और बात भी पूछनी थी। सीचान कहता है, हाँ पूछो। विंग कहता है, गगा, मेरी तो तबीयत ठीक हो चुकी है ना, और मुझे कमरे में बैठे बैठे ना बहुत बोर फील होता है, तो क्या मैं बाहर घूमने जा सकता हूँ? सीचान स्माइल करते हुए कहता है, हाँ तुम जा सकते हो, पर याद रखना मेन गेट से बाहर मत जाना, और जहाँ पर जाना लियो को लेकर जाना। अगर लियो कुछ करने के लिए या फिर कहाँ पर जाने के लिए तुम्हें मना करे तो प्लीज़ वो काम मत करना। विंग खुश हो गया। वो स्माइल करते हुए कहता है, ठीक है गा, मैं समझ गया। सीचान वहाँ से चला गया। विंग लियो को लेकर क्लाउडलिसर्स घूमने कमरे से बाहर आ गया। रात हो चुकी थी। सभी खाना खाकर सो गए। सुबह के वक्त सारे सेक्ट मास्टर लैनलिन जिंग क्लैन पहुंच चुके थे। सारे सेक्ट के मास्टर दरबार में मौजूद हो गए। सभी ये बात करने में व्यस्त थे कि अरे ऐसा क्या हुआ कि सेक्ट मास्टर जिन ने बिना कुछ बताए ऐसे ही हम लोगों को जल्दी आने के लिए न्योता भेज दिया। तभी सेक्ट मास्टर जिन ग्वांगसान आया और जाकर अपनी जगह पर बैठ गया। सभा शुरू हुई। ग्वांगसान कहता है, 2 दिन पहले सुबह के वक्त जब मैं अपने कमरे में कुछ काम कर रहा था, तभी अचानक कहाँ से काला धुआं मेरे कमरे में इकट्ठा होने लगा। उस धुएं की वजह से मेरे शरीर के अंग जैसे काम करना बंद कर रहे थे। धीरे धीरे मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो इनारन का टुकड़ा सुरक्षित है या नहीं देखने के लिए मैं उस तरफ बढ़ने लगा। रास्ते में जाते वक्त सब जिन क्लैन मेंबर बेहोश हुए पड़े थे। मैं जब वहाँ पर पहुँचा, जो जितने सैनिक पहरा दे रहे थे वो सभी भी बेहोश थे, और इनारन को सुरक्षित रखने के लिए मैंने उस पर जो एक प्रोटेक्टर बैरियर बनाया था उसे किसी ने तोड़कर इनारन का टुकड़ा लेकर जा चुका था। मैं वहाँ से सीधे मेन गेट की ओर चला आया। जब वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर भी सैनिक बेहोश हुआ पड़ा था। कबीले की चारों तरफ के जो प्रोटेक्टर बैरियर थे वो तो सही सलामत थे। वो दोनों जब होश में आए तब मैंने उन लोगों को बुलाकर पूछा। एक सैनिक ने कहा कि वो दोनों जब पहरा दे रहे थे तभी अचानक कुछ बॉल जैसा उछलता हुआ उनके पास आया। उनमें से एक सैनिक ने बिना सोचे समझे उसे टच कर दिया, जिस वजह से वहाँ से काला धुआं निकलने लगा और वो लोग भी वहीं पर बेहोश हो गए। उसके बाद क्या हुआ किसी को भी नहीं पता।
ये सब सुनकर सारे क्लैन मास्टर टेंशन में आ गए, क्योंकि उन लोगों का क्लैन भी डेंजर में आ सकता है। इन्ना आयरन का एक टुकड़ा गायब हो चुका है। उनको अभी तक ये नहीं पता कि उनका दुश्मन कौन है, पर इतना ज़रूर उन्हें पता चल गया है कि जो भी है बहुत ही डेंजरस और पावरफुल है। सभी सेक्ट मास्टर बहुत ज़्यादा चिंता में थे। इन्ना आयरन के 4 टुकड़े हुए थे, जो कि चारों क्लैन में रखा गया था, जिन, लैन, निये, वेन। जिन क्लैन का इन्ना आयरन का टुकड़ा तो गायब हो चुका है, अब बचे सिर्फ 3। उन लोगों को भी अपने प्रोटेक्शन को और भी ज़्यादा मजबूत करना होगा। सारी चीज़ें सुनने के बाद सभी अपने क्लैन के लिए निकल गए। वांग जी अपने क्लैन निकलने से पहले अकेले में जिन गुआंगशन से कुछ बातें करता है, फिर वो अपने क्लैन के लिए निकल गया। पूरे एक दिन के थकान भरे सफ़र के बाद लैन चिरन और वांग जी दोनों क्लाउड रिसेस पहुँचे। मेन गेट पर पहुँचते ही एक डिसाइपल जाकर सीचान को ये बात कहता है। सीचान उन दोनों से मिलने के लिए वहाँ पर आया। उन दोनों को देखकर सीचान कहता है, अंकल सब कुछ ठीक तो है ना? क्या कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिस वजह से सेक्ट मास्टर जिन ने बुलाया था? चिरान कहता है, पहले कमरे में चलो, उसके बाद हम इस बारे में बात करेंगे। तीनों चिरान के कमरे में गए। चिरान ने सारी बात सीचान को बताई। तब वांग जी कहता है, इसमें कोई जिन क्लैन का मेंबर मिला हुआ है। तब चिरान कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, वरना कोई बिना कबीले के प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़े अंदर कैसे आया? अगर वो बिना प्रोटेक्शन बैरियर तोड़े अंदर आ सकता था तो बिना प्रोटेक्शन बैरियर तोड़े इन आयरन के टुकड़े को भी ले जा सकता था। फिर भी उसने उस प्रोटेक्शन बैरियर को क्यों तोड़ा? कोई तो है। तब वांग जी कहता है, मैंने इसी बारे में सेक्ट मास्टर जिन गुआंगशन से बातें किया है। उन्होंने कहा है कि वो उस कल्प्रिट को ढूंढने की कोशिश करेंगे। चिरान कहता है, तुमने ये ठीक किया, तुम भी बहुत थक गए होगे, तुम जाकर अपने कमरे में रेस्ट करो। वांग जी वहाँ से चला गया। वांग जी के पीछे पीछे सीचान भी वहाँ से चला गया। इस तरफ वुहिंग को ये खबर मिल चुकी थी कि वांग जी लौट आया है। वुहिंग अभी जाकर वांग जी से मिलना चाहता था, पर कुछ सोचकर वो रुक गया। वो सोचता है, वांग जी बहुत थका हुआ होगा, अगर मैं अभी जाऊंगा तो उसे परेशानी हो सकती है। रहने दो, वो थोड़ा आराम कर ले, मैं शाम को उससे बात कर लूँगा। शाम हो चुकी थी, पर वांग जी वुहिंग के पास नहीं आया। इसीलिए वुहिंग खुद जिंगसी चला आया। जिंगसी में कोई भी नहीं था। वांग जी किसी काम से बाहर गया हुआ था। अगले दिन शाम के वक्त वांग जी वुहिंग के कमरे में आया। वुहिंग कहता है, तुम कल कहाँ गए थे? वांग जी कहता है, मुझे कुछ ज़रूरी काम था, इसीलिए मैं कहीं पर गया हुआ था। वुहिंग कहता है, ठीक है, अब तुमने कहा था ना कि तुम मुझे सारी बातें बताओगे, तो मुझे बताओ। वांग जी कहता है, तुम पहले बताओ, तुम क्या जानना चाहते हो? तब वुहिंग कहता है, क्या तुमने मुझसे कुछ झूठ बोला है? वांग जी कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें कभी भी झूठ नहीं बोला। वुहिंग कहता है, ठीक है, याद रखना, तुम्हारे यहाँ पर झूठ बोलना मना है, तो फिर तुम भी मुझे झूठ नहीं बोलोगे। वांग जी कहता है, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। वुहिंग कहता है, ठीक है, तो फिर तुम मुझे बताओ, 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था कि तुम मुझे वहाँ पर छोड़कर यहाँ पर आए थे? वांग जी कहता है, 2 साल पहले मुझे गगा का एक लेटर रिसीव हुआ था, जिस वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा। मैं तुम्हें भी लेकर आना चाहता था, पर तुम भी बहुत ज़िद्दी थे और मेरी बात नहीं सुने, इसीलिए मुझे तुम्हें वहाँ पर छोड़कर आना पड़ा। मैं जब यहाँ पर आया तो चारों तरफ स्पिरिट और डेमन्स हमला कर रहे थे। उसके साथ साथ बहुत सारे गांव से लोग भी गायब हो रहे थे। इन सबको संभालना और कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सभी सेक्ट के मास्टर ये चाहते थे कि मैं उन सभी के सेना का सेनापति बनूं और सेना का नेतृत्व करूं। मैंने भी इन सब चीज़ों के लिए हाँ कह दिया। चारों तरफ की सिचुएशन कंट्रोल में लाने में मुझे 2 साल लग गए। जब मुझे लगा कि अब मैं तुम्हें लेकर आ सकता हूँ, इतनी ज़्यादा यहाँ पर मुसीबत नहीं है, तो मैं तुम्हें लेने के लिए गया था। और इस बार अगर तुम नहीं आते ना, तो मैं कुछ भी कर कर तुम्हें लेकर आता। और यहीं पे हमारी कहानी स्टॉप होती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।